हेलो एंड वेलकम टू द क्लास लिमिटेशन एक्ट के। आज हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को स्टडी करेंगे। सेक्शन 1 बात करता है शो टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की। तो शो टाइटल क्या है? लिमिटेशन एक्ट 1963 और इसका एक्सटेंट कितना है ऑल ओवर इंडिया। और कमेंसमेंट बताया गया है सब सेक्शन 3 में सेक्शन 1 के कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तो नोटिफाई हुआ 1 जनवरी 1964 को। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन कंटेन करता है। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि ये जो एक्ट है वो कंसोलिडेशन और अमेंडमेंट के लिए बनाया गया, मतलब जितने भी लोगों से लिमिटेशन से रिलेटेड उनको कंसोलिडेट करता हुआ और अमेंड करता हुआ ये एक्ट है। तो ये अपने आप में एक्सॉस्टिव है, तो इसीलिए सेक्शन 2 इसकी डेफिनेशन रखता है। तो डेफिनेशन टोटल 14 है। शुरू करते हैं क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले बताया गया है एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट में इस क्लोज ए के जो सब क्लोज 1 है उसमें कहा गया कि एप्लीकेंट के अंदर पेटिशनर भी आता है। अब पेटिशनर और एप्लीकेंट दोनों अलग अलग कैसे हो गए? वो इसलिए एप्लीकेशन जो लगती है वो इंटरिम रिलीफ के लिए लगती है और जो पेटिशन लगती है वो परमानेंट रिलीफ के लिए लगती है। मतलब कि एप्लीकेशन तो कुछ जो अभी केस चल रहा है उसके रिलीफ के लिए भी लग सकती है, ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन पेटिशन फाइनल डिसीजन के लिए कोर्ट के लगाई जाती है कोर्ट में। तो एप्लीकेंट के अंदर क्या आ जाएगा? पेटिशनर भी आ जाता है। और सब क्लोज उसका जो है सेकंड वो ये बोलता है कि एप्लीकेंट के अंदर एक ऐसा एप्लीकेंट भी आता है जिसके की राइट जिसके पास आ जाता है एप्लीकेंट के बिहाफ से। जैसे कि अगर मैं हूं, मुझे कोई एप्लीकेशन लगानी है और मैं अपने बिहाफ पे किसी को कह दूं आप लगा दीजिए, तो वो भी एप्लीकेंट हो जाएगा। क्लोज 3 सब क्लोज 3 इसका ये कहता है, क्लोज ए का सब क्लोज 3 कहता है कि कोई स्टेट है, मतलब कोई संपदा है, कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई एग्जीक्यूटर, उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटर या फिर किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करता हुआ वो स्टेट को, वो भी एप्लीकेंट के अंदर आ जाता है। ये बात समझना, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और रिप्रेजेंटेटिव इन तीनों शब्दों को याद रखिएगा कि अगर कोई स्टेट का कोई एग्जीक्यूटर है और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो भी एप्लीकेंट बन सकता है, डिफेंडेंट बन सकता है, प्लेंटिव बन सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर क्लोज बी एप्लीकेशन को बताती है कि एप्लीकेशन क्या होती है। तो एप्लीकेशन के अंदर पेटिशन भी आ जाती है, ये क्लोज बी बोलता है। फिर क्लोज सी कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में हुंडी भी आता है और बिल ऑफ एक्सचेंज में चेक भी आता है। हुंडी इसलिए आता है क्योंकि हमें अच्छे से पता है बिल ऑफ एक्सचेंज तो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन हुंडी क्योंकि हमें जो डोमेस्टिक लॉ में हम जब बात करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस में हुंडी भी यूज होती है, तो उसके लिए कह रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में हुंडी भी आ जाती है और इसके साथ साथ चेक भी आ जाता है। फिर आता है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? क्लोज डी ये कहती है कि बॉन्ड जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि एक व्यक्ति कुछ पैसा देने के लिए अपने आप को ऑब्लाइज करता है कि मैं तुम्हें दूंगा। से फॉर इंस्टेंस एक व्यक्ति ए है, वो बी को ये कहता है कि इतना पैसा है मैं आपको दूंगा, ऐसा उसने एक इंस्ट्रूमेंट पे लिख के दे दिया। ठीक है, समझ आ गई बात। अब उस इंस्ट्रूमेंट पे एक कंडीशन भी मेंशन है कि अगर ये बात हुई तो ही मैं आपको पैसा दूंगा। ए बी को एक बॉन्ड साइन करके देता है, एक इंस्ट्रूमेंट बना के देता है और उस बॉन्ड पे लिखा होता है कि इतने पैसे देने हैं, 100 रुपए देने हैं। दूसरी बात लिखी होती है कि अगर ये बात हुई, ये काम आपने किया तो आपको पैसे 100 रुपए मिलेंगे, ऐसा। या फिर ऐसा लिखा होगा ये काम आपने नहीं किया तो आपको पैसे मिलेंगे। दोनों में से कुछ भी कंडीशन हो सकती है, ये काम करना है या ये काम नहीं करना है। अगर आप करते हैं से बी करता है तो ये जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया, ये जो कंडीशन है 100 रुपए देने की, ये जो मैं अपने आप को बॉन्ड कर रहा हूँ, बाउंड कर रहा हूँ, वो जो है वॉइड हो जाएगा, मेरा ऑब्लिगेशन वॉइड हो जाएगा। अगर जो कंडीशन इंस्ट्रूमेंट पे स्पेसिफाई कर देता है व्यक्ति अपने आप को बाउंड करते हुए, उस कंडीशन का अगर जो है कंडीशन को तोड़ा जाता है, ब्रीच किया जाता है, तो उसमें ये भी लिखा होता है कि कंडीशन पूरी नहीं हुई तो मैं ऑब्लाइज नहीं हूं पैसे देने के लिए, ऐसा बनता है बॉन्ड। इस चीज को यहाँ पे उन्होंने बॉन्ड बोला। फिर डिफेंडेंट बता दिया मैंने आपको। एक बार डिफेंडेंट में ये ध्यान रखनी है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास अधिकार है डिफेंडेंट होने का, वो व्यक्ति दूसरी तरफ कौन सा व्यक्ति हुआ? जो कि स्टेट को एज रिप्रेजेंटेटिव, एग्जीक्यूटर या फिर जो है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी क्या बन जाता है? डिफेंडेंट। फिर ईजमेंट क्या आता है? क्लोज एफ डिफाइन करता है ईजमेंट को। अब ईजमेंट क्या होता है? ईजमेंट का राइट जैसे हमें पता है कि हमने कहीं पर हाउस कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, उससे पहले हमारे घर जहां हमने बनाया उसके बाजू में एक घर और था,
तो हमारा जो घर है उसके जो ड्रेनेज है उस घर से होके ही जाएगी। तो अब ये हमारा अधिकार ही बन जाता है, इसको ईजमेंट का अधिकार कहते हैं कि भाई वो रास्ता है, ड्रेनेज है, वो वहीं से जाएगा, ड्रेन कहीं और से नहीं जा सकता है। ऐसा तो नहीं हम रास्ते से खोल दें और उस घर को बचा दें, तो वो उस घर की भले ही उस घर की प्रॉपर्टी की तरफ हमारा जो है ड्रेनेज जाएगा, तो माना कि वो जो है कहीं ना कहीं उसको जो है जो हमारा जो मतलब जो गंदा पानी है वो उसको परेशान कर सकता है, लेकिन वो जो ड्रेनेज है उसका रास्ता कहीं और से नहीं है, तो भाई वो तो वहीं से जाएगा ही। तो ये ईजमेंट का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कैसे, सॉइल माना, मिट्टी का नाम लिया उन्होंने, बोला सॉइल, लैंड। तो अगर कोई व्यक्ति की सॉइल है, किसी और व्यक्ति की है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का अधिकार बन जाता है उसको लेने का, भले उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, से फॉर इंस्टेंस कि अगर एक व्यक्ति ठेके पे कोई जमीन किसी की ले लेता है, उनका जो ठेके का टाइम पीरियड था वो खत्म हो जाता है, अब उसने कुछ गेहूं बोई हुई है, कुछ धान बोया हुआ है, अब क्या हो रहा है कि अब उस टाइम पीरियड में जो उसने बोया हुआ है तो उसका अधिकार बनता है कि वो काटेगा। या फिर अगर दो जमीनें पास पास में हैं और एक का रास्ता जो है दूसरे की जमीन से होके जाता है, तो भाई उसको उधर से जाना भी पड़ेगा काटने के लिए, बोने के लिए भी जाना पड़ा था, काटने के लिए भी जाना पड़ेगा, तो वो उसका अधिकार बन जाता है। इसको बोलते हैं ईजमेंट का अधिकार, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। फिर आता है फॉरेन कंट्री। तो क्लोज जी कहता है फॉरेन कंट्री का मतलब इंडिया को छोड़ के बाकी सारी कंट्री फॉरेन कंट्री। फिर गुड फेथ, क्लोज एच में गुड फेथ को बताया गया कि कोई भी काम अगर ड्यू केयर और टेंशन में नहीं लिया गया, मतलब पूरी देखभाल करके अगर नहीं किया गया, तो माना जाएगा कि वो गुड फेथ में नहीं हुआ। फिर प्लेंटिव, बिल्कुल वही डेफिनेशन जो हमने डिफेंडेंट की और एप्लीकेंट की बनी पढ़ी थी, कि जो व्यक्ति काम कर रहा है किसी के बिहाफ, मतलब किसी को अधिकार मिला गया है कि आप जो है मेरे बिहाफ पे प्लेंटिव बन सकते हो, वो क्या, या फिर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, एडमिनिस्ट्रेटर और उसके अलावा उसका एग्जीक्यूटर, वो बन जाएगा क्या, प्लेंटिव। फिर आता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो टर्म्स आएंगी। पहली बात है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब जो हमारा एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट, उसका जो स्केड्यूल है, जहां पर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जहां पे डिफाइन किया हुआ है सूट की कितने टाइम पीरियड तक, कौन कौन से सूट की कितने टाइम पीरियड तक आ सकते हैं, एप्लीकेशन आ सकती है, अपील आ सकती है, वो सब चीजें लिखी हुई है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब जो पीरियड मेंशन किया हुआ है सूट्स का, एप्लीकेशन का, अपील का, कहां पर स्केड्यूल में, लिमिटेशन एक्ट का, कि उसको बोला पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लेकिन इसी की क्लोज के अंदर एक टर्म और यूज की गई है, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड का मतलब होता है कंप्यूटेड पीरियड। ऐसे कि आज की डेट है 19, तो अगर कॉज ऑफ एक्शन आज अराइज होता है 19 जनवरी 2021 को कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो हमने माना कि 3 साल तक का टाइम पीरियड, वो जो हमारा जो कॉज ऑफ एक्शन जिस चीज का, से फॉर इंस्टेंस अकाउंट के लिए है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 साल का मान लो, चलो ठीक है, 3 साल का टाइम पीरियड दे रखा है जो हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। तो उसके अंदर क्या हुआ, अभी क्या होना है, अगर 3 साल में काउंट करने हैं तो कहां से कैलकुलेट होंगे, आज से लेकर के, और हम 3 साल कब तक कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलेंगे प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। जब हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और उसके फिर टाइम पीरियड जो कि मेंशन किया हुआ स्केड्यूल में उस कॉज ऑफ एक्शन के लिए, वो कैलकुलेशन जो हो रही है उसको बोल रहे हैं प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। फिर अब प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्लोज के में दिया गया है, यहां पर है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, डिमांड पर या साइट पर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर आता है सूट। अब क्लोज एल क्या रहती है, सूट के बारे में, और साफ साफ इतनी बात कहती है कि सूट के अंदर ना तो एप्लीकेशन आती है, देखिएगा, ना अपील आती है, ना तो कोई एप्लीकेशन आती है ना अपील आती है, उसको सूट बोला। फिर क्लोज है टोट बोलता है। टोट का मतलब हुआ सिविल रॉन्ग, ठीक है, समझ में आ गया, सिविल रॉन्ग है। इसमें डिफाइन करते हुए टोट कह रहे हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ बात नहीं हो रही, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात नहीं हो रही। यानी कहने का मतलब यह है कि टोट के अंदर सिविल रॉन्ग जो डिफाइन करना है उसका जो स्कोप है वो काफी बड़ा है, सिर्फ उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित रखा नहीं है, सिर्फ उसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तक सीमित नहीं रखा, बहुत काफी वाइड स्कोप है उसका। फिर क्लोज एंड जो कि लास्ट है, गोल्डन ट्रस्टी। अब ट्रस्टी में उन्होंने की नेगेटिव डेफिनेशन, उन्होंने बोला ट्रस्टी में क्या नहीं आते, उन्होंने बोला ट्रस्टी में बेनामीदार नहीं आते,
ट्रस्टी में ऐसा मोर्गेजी नहीं आता जिसका कि मोर्गेज जो है वो सेटिस्फाई हो चुका हो, मतलब उसको पैसे देने थे मोर्गेजर ने, उसने दे दिए, वो हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया, फिर उसके बाद भी वो पोजेशन में रखे हुए है प्रॉपर्टी, तो वो यहाँ पे ट्रस्टी में नहीं आएगा। इसके अलावा अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली पोजेस कर लेता है वो भी ट्रस्टी में नहीं आता है। तो ये नेगेटिव डेफिनेशन है, बेनामीदार नहीं आता, ऐसा मोर्गेजी जिसका मोर्गेज सेटिस्फाई हो चुका हो वो नहीं आता, अनलॉफुल पोजेशन में अगर कोई रखे हुए हो तो वो भी ट्रस्टी में नहीं आता। तो ये क्लोज थी 14, डेफिनेशन थी 14, 2 सेक्शन आज हमने पढ़ लिए। कल इंपॉर्टेंट एक्शन शुरू होगा जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ना शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।